रचना एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्कारों में बड़ी हुई अच्छी लड़की है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रचना को बैंक में जॉब मिल जाती है। बैंक घर से 2 घंटे की दूरी पर है और रचना बस या ट्रेन से काम पर जाया करती है। रचना, आज तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना और भूलना मत। हाँ माँ, थैंक यू। वैसे भी 6 बजे के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हाँ हाँ, पता है। बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। रचना के बैंक आने जाने वाले रास्ते पे आज उसे एक जवान गरीब औरत भीख मांगते नजर आती है। औरत की हालत काफी खराब है। बहुत दिनों से जैसे उसने अन्न का एक भी निवाला न खाया हो। रचना का मन पिघल जाता है। कुछ खाने को दो भाई, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहन, कुछ पैसे दे दो। दादा, कुछ खाने को दे दो। गरीब पर दया करो। ओह, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। रचना बैंक पहुंचकर अपने काम में जुट जाती है। हमेशा की तरह बैंक का कामकाज चालू है। अब रचना उस गरीब औरत के बारे में भूल चुकी है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रचना को बहुत भूख लगती है। रचना डिब्बे में से माँ ने दी हुई एक्स्ट्रा रोटियां निकालती है, लेकिन तभी उसे उस गरीब औरत की याद आती है और वो रोटियां वापस डिब्बे में रख देती है। पता नहीं उस बेचारी औरत को कुछ खाने के लिए मिला भी होगा या नहीं। रचना अब घर लौट रही है, लेकिन उसकी नजर उस गरीब औरत को ढूंढ रही है। जैसे ही वो औरत उसे नजर आती है, रचना अपनी बैग से रोटी के रोल निकाल के उसे दे देती है। बहुत दिनों की भूखी औरत जल्दी जल्दी रचना के दिए हुए रोटी के रोल खत्म कर देती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के रचना खुश हो जाती है। माँ, कल से मुझे 1 रोटी ज्यादा देना। और 1 रोटी? ऑलरेडी तो 2 एक्स्ट्रा रोटी दे रही हूँ बेटा, क्या वो कम पड़ रही है? अरे नहीं माँ, वो आज रास्ते में मुझे एक बहुत गरीब औरत दिखाई दी। भूख से तिलमिला रही थी बेचारी। तो तुमने उसे अपनी एक्स्ट्रा रोटी दे दी? चलो ठीक है, पुण्य मिलेगा। मैं कल से 1 रोटी और दिया करूंगी। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज माँ रचना को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और रचना बैंक जाते वक्त वो उस गरीब औरत को दे देती। औरत को खुश देख रचना को सुकून मिलता। एक दिन रचना के पिताजी टूर से लौटते हैं। क्यों भाई, हमारी बेटी इतनी दुबली कैसे हो गई 8 दिनों में? लगता है माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही। पूछ लीजिए ना अपनी लाडली को। क्यों बेटा, माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाती है क्या? नहीं पापा, माँ तो आजकल एक्स्ट्रा टिफिन दे रही है। तो फिर इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? और अब पिताजी को रचना के हर रोज के किए जाने वाले अन्नदान के बारे में पता चलता है। वो रचना को अपने पास बिठाते हैं। देखो बेटा, एक आध बार किसी को खाना खिलाना, मदद करना ठीक है, लेकिन क्या पापा? मुझे तो लगा आप मेरी कहानी सुनकर मुझे शाबाशी दोगे। बिल्कुल देता, अगर तुम उस गरीब औरत को रोटी खिलाने के बजाय रोटी कमाना सिखाती। पिताजी की बात सुनकर रचना और उसकी माँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हो अन्नदान श्रेष्ठ दान है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए बेटा, क्योंकि किसी गरीब को तुम 1 आध दिन खाना खिला दोगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तब। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रचना बेटा, किसी शारीरिक तौर पे ठीक ठाक इंसान को बिना मेहनत किए फ्री में रोटी खिलाने से अच्छा है कि तुम उसे रोटी कमाना सिखाओ। लेकिन क्यों पिताजी? हम किसी की मदद करें तो हमें भी तो पुण्य मिलता है। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत हो जाए और तुम नहीं भी रहोगी तो भी वो अपना पेट ईमानदारी से भर सके। आई बात समझ में? रचना अपने पिताजी की बात समझ जाती है और दूसरे दिन, माँ, आज से ये बहन हमारे घर झाड़ू पोछा करे और आपका हाथ बटाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रचना की सोच और समझ देख के उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू पापा। अब ये बहन अपनी रोटी खुद कमाएगी। नताशा एक ब्यूटिशियन थी और हाल ही में उसने शहर में अपनी खुद की ब्यूटी पार्लर शुरू की थी। ब्यूटी पार्लर अच्छी चल रही थी, नए नए कस्टमर्स रोज आ रहे थे। नताशा का एक फेशियल ट्रीटमेंट महिलाओं को बहुत पसंद आ रहा था। ओह वाव नताशा, कितना अच्छा निखार आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, फिर आइए। यस ऑफ कोर्स, अब तो मैं हमेशा यही आऊंगी और मेरी फ्रेंड्स को भी तुम्हारे पार्लर के बारे में बताऊंगी। और इस प्रकार नताशा का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसका गोल्ड फेशियल महिलाओं का बहुत ही ज्यादा फेवरेट था।
ज्यादा फायदे के लिए नताशा ने कुछ ही दिनों में इस फेशियल ट्रीटमेंट का रेट बढ़ा दिया। नताशा, पिछले महीने तो सिर्फ 300 रुपए चार्जेस थे, अब एकदम से तुमने 500 कर दिए। हाँ मैडम, क्रीम की प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी है। ओह अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम बस क्वालिटी मेंटेन रखना। यस मैडम। एक दिन पार्लर में क्रीम वाली कंपनी का सेल्समैन आता है और नताशा को ज्यादा पैसे कमाने का एक तरीका बताता है। मैडम, ज्यादा सोचिए मत, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सेल्समैन के जाने के बाद नताशा अपनी स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब से गोल्ड फेशियल के लिए सिर्फ उसी बॉक्स में से क्रीम निकाले। हाँ मैडम। दिन बीतते रहे और नताशा उस स्पेशल क्रीम को यूज करती रही, अच्छा मुनाफा कमाती रही। वो अब नियमित रूप से उस सेल्समैन से वही क्रीम खरीदती थी। एक दिन नताशा की लाडली भांजी प्रिया पार्लर में आई, लेकिन नताशा मार्केट गई थी। 2 दिन बाद प्रिया के कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, जिसमें उसने हिस्सा लिया था। प्रिया ने वहां गोल्ड फेशियल करवाया। क्रीम लगाने के कुछ मिनट बाद ही प्रिया का चेहरा लाल रैशेस से भर जाता है। उसकी चेहरे की त्वचा में जलन होने लगती है। प्रिया का चेहरा खराब हो जाता है। रो रो के वो बेहाल हो जाती है। वो फोन करके अपनी मम्मी को बुलाती है। कुछ घंटे बाद उसकी मम्मी माधुरी पार्लर में पहुंच जाती है। मम्मी, मम्मी देखो ना मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है। ये क्या हो गया? सब यहाँ की फेशियल की वजह से। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे जाऊँ? हाँ बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी क्रीम यूज की थी तुमने फेशियल के लिए? ये मैडम, हमें नताशा मैडम ने फेशियल के लिए इसी बॉक्स में से क्रीम लेने के लिए कहा है। जरा मैं भी तो देखो कौन सी क्रीम है। हे भगवान, ये क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें रिएक्शन आया है। और तभी नताशा पार्लर पहुंचती है। प्रिया का हाल देख के नताशा को बेहद अफसोस होता है। नताशा, तुम्हें एक्सपायर हो गई क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? देखो प्रिया का क्या हाल हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बताती हूँ मैडम। लेकिन इससे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होता मैडम, एक्सपायरी के 1-2 महीने बाद भी आप इसे बिंदास यूज कर सकती हो। अच्छा, मतलब आधे दाम में तुम्हें ये क्रीम मिल रही है, लेकिन उसकी एक्सपायरी चेक करना तुम्हारा कर्तव्य है ना? हाँ दीदी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे की लालच में मैं अंधी हो गई थी। लालच बड़ी बुरी चीज है नताशा, कभी कभी अपने लोगों का भी नुकसान कर देती है, जैसे आज प्रिया का नुकसान हुआ है। माधुरी रोती हुई प्रिया का चेहरा स्कार्फ से ढकती है और चली जाती है। नताशा अपसेट है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दीदी की जगह आज कोई दूसरी औरत होती तो शायद मुझे जेल जाना पड़ता। शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई, पहले चाय पी लेना, काफी ठंड है। हाँ हाँ मैडम, पी लेती हूँ। और ये मेरा एक पुराना स्वेटर है, मैंने 2 ही बार इस्तेमाल किया है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। पन्नालाल अपने सोने की पेढ़ी पे सुबह जल्दी चले जाते और उसके बाद शांताबाई उनके घर खाना बनाने आ जाती। शांताबाई के हाथ में स्वाद था, उसके काम से माधुरी भी खुश थी। अब धीरे धीरे शांताबाई ने माधुरी का विश्वास जीत लिया। शांताबाई, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। जी मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। माधुरी अब हर रोज 1 घंटे के लिए मंदिर जाया करती थी और घर पर शांताबाई अकेली होती थी। पन्नालाल के घर गांव के बासमती चावल की 4 बोरियां आई थी। शांताबाई के मन में लालच पैदा हो गया। यहाँ खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इतना सारा चावल है, इसमें से 2 कटोरी चावल मैं निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई ने बोरी से 2 कटोरी चावल निकालकर अपनी थैली में रख लिए और चावल की गोनी को फिर से सिला दिया। अरे वाह, आज घर वालों को पुलाव खिलाऊंगी। शांताबाई का लालच और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी चावल तो कभी शक्कर, या कभी चाय पत्ती तो कभी आलू प्याज। पन्नालाल के घर से रोज कुछ न कुछ शांताबाई के घर पहुंच ही जाता। शांताबाई की तो चांदी हो गई थी। अरे वाह, अच्छी मछली लगी है तुम्हारे हाथ शांता, लेकिन ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेम साहब का पूरा विश्वास है मुझ पे। सही है, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं।
घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन माधुरी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। शांताबाई पर उसका विश्वास बरकरार था। और ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास घर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे अरे बहू, झुको मत। कैसी है तुम्हारी तबीयत? वैसे ठीक है, लेकिन थकान सी रहती है। डरो मत, ऐसी हालत में कमजोरी आम बात है। अब मैं आई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने। चलो एक सेल्फी लेते हैं। माधुरी सासू माँ से शांताबाई का परिचय कराती है। माँ जी, ये शांताबाई है। हमारे यहाँ रसोई और घर के छोटे मोटे काम संभालती है। मुझे बड़ा सहारा है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। माधुरी की सांस बड़ी तेज थी और टेक्नो savvy भी। एक ही नजर में सामने वाले को भांप लेना उसकी खासियत थी। माधुरी जब मंदिर जाया करती थी तब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती, फिर हर 15 मिनट बाद रसोई में चक्कर लगाती। उनके घर में रहने से शांताबाई को अब चोरी करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया कब वापस जाएगी। अब तो कुछ भी चुराने से डर लगता है। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ से हिलेगी नहीं। इतना समय मेरे लिए काफी है। अगले 2-3 दिन शांताबाई चीजें चुराने में सफल होती है और अपने आप पर खुश हो जाती है। चलती हूँ माँ जी, सब्जी फ्रिज में रख दी है। ठीक है। जैसे ही शांताबाई घर से निकलती है, उसके हाथ की फूली हुई थैली देख के सास की आंखें चमक जाती है। अरे, जब ये सुबह आई थी तब तो ये थैली फोल्ड करके लाई थी, और अब इतनी भरी हुई कैसे थी? अगले दिन शांताबाई काम पे आती है। शांताबाई, बहू मंदिर गई है और मैं जाप करने बैठ रही हूँ। फिर मैं प्रसाद बनाने रसोई में आ जाऊंगी। जी माँ जी। शांताबाई किचन में आती है। झूले की आवाज उसके कान पर पड़ रही है। वो अंदाजा लगाती है कि सासू माँ अब 10 मिनट तक वहाँ से नहीं उठेगी। अब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी। मैं कुछ आलू और प्याज थैली में रख देती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांताबाई घर निकलती है। माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आज क्या बना रही हो घर पे? आज पाव भाजी बनाने की सोच रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है। तो कितने आलू और प्याज लिए हैं तुमने? हाँ? सासू का अचानक से आया सवाल सुन के शांताबाई चौंक जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है। जी लिए नहीं, अभी जाते जाते ले लूंगी। इसी दौरान माधुरी भी मंदिर से लौट आती है। लेकिन तुम्हारी थैली में तो ऑलरेडी प्याज और आलू है, जरा देखो तो। शांताबाई को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होती है। लेकिन आपको कैसे पता चला माँ जी? सांस हंसते हुए माधुरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। वीडियो में शांताबाई को आलू और प्याज थैली में रखते देख माधुरी चौंक जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन आप तो जाप कर रही थी ना? मुझे झूले की आवाज भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने चोरी करने की हिम्मत की। शायद तुमने मेरे हाथों में जाप की माला की बजाय ये बहू की माला नहीं देखी। और झूले को एक बार धक्का दो तो अपने आप 5 मिनट झूलता रहता है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए काफी है। और इस प्रकार लालची काम वाली शांताबाई को माधुरी के सास ने अच्छा सबक सिखाया। अब शांताबाई को उस एरिया में नया काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, आज आपकी वजह से हमारा नुकसान टल गया। लेकिन बहू, तुम भी आगे से किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत रखना। ये कलयुग है, याद रखना। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानीपुरी वाला, जिसका गांव में एक पानीपुरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया, मुझे तीखी। मुझे मीडियम। और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानीपुरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानीपुरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था।
हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानीपुरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए। पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपए कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपए कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानीपुरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहाँ से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानीपुरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानीपुरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ दो दो विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए भोला की मशहूर पानीपुरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए 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 कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानीपुरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था। यह आलीशान घर है सक्सेना विला और इसके मालिक है मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोहर। कैसा था आपका सफर? हो गुड, बहुत अच्छा था। और तुम बताओ कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब बढ़िया है सर। और तुम्हारी फैमिली, बेटी की शादी सब कैसे थी? आपकी कृपा से सब अच्छा था। गुड गुड। अच्छा, मैं यहाँ और 2 दिन हूँ, फिर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। जी सर। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा मनोहर, कार में विदेश से लाई एक कीमती मूर्ति और पेंटिंग है, उसे अंदर लेके आओ। जी सर। मिस्टर सक्सेना यहाँ अपने बंगले में 1-2 दिन आराम से रहते थे और फिर वापस लंदन लौट जाया करते थे। बाय मनोहर, घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। और यहाँ मनोहर इस बंगले का अच्छा फायदा उठाया करता था। तुम लोगों को इस बंगले में पार्टी करनी है तो एक रात के 10,000 रुपए होंगे। अरे अंकल, 10,000 बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए।
लास्ट 9,000, उससे कम नहीं। चलो ठीक है। ये मनोहर की ऊपर की कमाई थी। उन लड़कों ने वहाँ रात भर पार्टी की, नाचे, स्विमिंग पूल के मजे लिए और यहाँ मनोहर पैसे गिनकर खुश रहा। और हमेशा की तरह मनोहर ने अगले दिन खुद सारे बंगले की साफ सफाई की। हर महीने मनोहर ये बंगला 3-4 बार भाड़े पे दे ही देता था, वो भी मिस्टर सक्सेना को बिना बताए। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा नाम के एक गृहस्थ मनोहर के पास आए। वॉचमैन जी, आप ये बंगला भाड़े पे देते हैं? जी हाँ सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये बंगला 3 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए, मेरे मेहमानों को रहने के लिए। एक दिन का कितना भाड़ा है? 3 दिन का सुनकर मनोहर खुश हो गया। वैसे तो एक दिन के 10,000 है, लेकिन क्योंकि आप एक साथ 3 दिन रहेंगे तो कुल मिलाकर 25,000। ठीक है, अब इतने आलीशान बंगले का इतना तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए 15,000 एडवांस, और बाकी के जब लोग रहने आएंगे तब दे दूंगा। ठीक है सर। मनोहर की तो चांदी ही हो गई थी। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा वापस लौटे और उन्होंने मनोहर को बचे हुए 10,000 भी दे दिए। मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। वॉचमैन जी, आप मेरे गेस्ट को बंगला दिखा दीजिए। जी सर। मनोहर ने गेस्ट को बंगला दिखाया और उन्हें वहाँ की कीमती चीजों का ध्यान रखने कहा। वो गेस्ट उस बंगले में 3 दिन रहे। उस बंगले में रोज रात कोई न कोई फंक्शन हुआ करता था। 3 दिन बाद एक एक करके सारे गेस्ट चले गए। मनोहर खुश था क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिल गए थे। हमेशा की तरह मनोहर बंगले की साफ सफाई करने लगा। अरे ये क्या, यहाँ की वो महंगी पेंटिंग कहाँ गई? और वो सोने की मूर्ति, सबका सब गायब। साहब ये सब फॉरेन से लाए थे। अब मैं क्या करूँ? पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो साहब को सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मनोहर अपनी ही लालच में फंस गया और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।